हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। आपका वेलकम है आपके अपने चैनल पे। आज कुछ सिचुएशंस की वजह से मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। बिलीव कीजिए, आपको पढ़ने में कुछ भी इशू नहीं होगा। तो पिछले टॉपिक तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो आज हम लोग को पढ़ना है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। पिछले टर्न में हम लोगों ने जब तक अभी तक पढ़ा है, हम लोगों ने लुईस पूरी तरीके से कर रखा है। लुईस के ऊपर सारा आनायंस के लिए, कटायंस के लिए और जितनी भी चीज़ें लुईस से रिलेटेड है वो सारा हो चुका है। तो लुईस के बारे में अब हम लोग को बात नहीं करना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब बॉन्डिंग के ऊपर आएगा। बॉन्डिंग क्या होती है अगर इसको सोचा जाए तो, जैसे लाइफ में आपके सबके साथ आपकी अलग अलग बॉन्डिंग है। वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, फैमिली मेम्बर्स में आप देख लो, अगर दो भाई होते हैं तब भी बॉन्डिंग अलग अलग होती है। सिस्टर के साथ अलग है, सबके साथ बॉन्डिंग अलग अलग होती है। तो अगर आज हम लोग बॉन्डिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं तो हम बॉन्डिंग के ऊपर यही देखेंगे कि बॉन्डिंग कैसे कैसे होती है और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो बॉन्डिंग के ऊपर बात करेंगे तो कई तरह की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, 4 तरह की बॉन्डिंग होती है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे। जैसे आयनिक होते हैं, ठीक है, मेटलिक होते हैं, कोवैलेंट होते हैं और कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर इन सारी चीज़ों ये 4 तरह के बॉन्ड बेसिकली हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इन चारों बॉन्ड के बारे में हम लोग आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ, आपको एक बताना ज़रूरी था कि आपको ये पता चल जाए। तो ये 4 तरह के बॉन्ड जो हैं इसी के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहला बॉन्ड कौन सा आता है? सबसे पहला हमारा बॉन्ड आता है, सबसे पहला बॉन्ड आता है हमारा आयनिक। तो हम आयनिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आयनिक बॉन्ड पे आते हैं। तो आयनिक बॉन्ड जो हमारा है, ठीक है, आयनिक को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी। कोई दोनों में अंतर नहीं है, बट नाम बस ऐसे है। ठीक है, जैसे आयनिक वैसे इलेक्ट्रोवैलेंट, ये दोनों सेम ही बॉन्ड है, सेम नाम है, बस नाम अलग अलग कर दिया गया है, सेम चीज़ है। अब आयनिक बॉन्ड होता क्या है, यही सबसे पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन यही रह जाएगा कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में देखें तो देखिए, आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एक टर्म है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत डिफरेंस आ जाए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत डिफरेंस होगा दो एटम के बीच में, अगर एक एटम मान लीजिए एक्स है और वाई है, इनके बीच में ये गैप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज़्यादा होगा, ये जो मैं ऐसे शो कर रहा हूँ ये गैप, ठीक है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो हमें इस गैप को ही सोचना होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा आयनिक बॉन्ड के लिए। ठीक है, अब अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो डेफिनेशन तो देखिए सिंपल सी है कि इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एटम्स। ठीक है, अब जब हम आयनिक की तरफ बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आयनिक में क्या है। देखिए, डेफिनेशन वाइज देखेंगे तो इट इज रिटन इन योर एनसीईआरटी कि द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन इन द सॉलिड। हमारे पास कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, मैं बस एक ऐसे क्यूब का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर होती है सॉलिड की, ये मैंने क्यों बनाया है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये हमारा इस तरह का होता है सोडियम क्लोराइड, और सारे लोग 10th पास करके आए हुए तो उन्हें पता होगा सोडियम क्लोराइड ये हमारा एक आयनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आयनिक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि सोडियम हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, मेटल है। और मैंने बहुत पहले और हर लेक्चर में मैं बोलता हूँ कि आपको एटम्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। एटम्स कैसे हमारे ABCD की तरह जैसी चीज़ें होती हैं। तो अगर इस चीज़ को मैं जो बोल रहा हूँ कि सोडियम हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वाइल अगर आप क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन हमारा एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा सोडियम है, यहाँ पे सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी बहुत ज़्यादा इसका पॉजिटिव नेचर है। इसका पॉजिटिव नेचर क्यों है? क्योंकि जैसे ही सोडियम को मौका मिलता है, सोडियम क्या करता है, सोडियम तुरंत के तुरंत एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। इसलिए ना हम इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम को मौका मिलते वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। बट अगर हम इस जगह पे क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन ठीक इसका उल्टा काम करता है। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन ऐसे रहेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और Cl माइनस में कन्वर्ट कर देगा खुद को। तो क्लोरीन ने क्या किया, एक माइनस साइन के साथ Cl माइनस में बना, बट सोडियम ने क्या किया,
एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के Na+ में बना, तो इसलिए हम सोडियम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव में जाने की इसकी टेंडेंसी है। और क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका नेगेटिव में जाने की टेंडेंसी है। अब जैसे कि हर लेक्चर में मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, क्योंकि अभी जो चैप्टर चल रहा है हर जगह आता है। अब सोडियम प्लस में क्यों गया, देखिए केमिस्ट्री हो साइंस का मतलब ही होता है कि हर चीज़ का आंसर होता है। आप भले ही इस चीज़ को इग्नोर ऐसे कर दें ये कह के कि केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा, पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। हर चीज़ का रीज़न होता है, आपको जानने की ज़रूरत होती है। तो सोडियम के साथ क्या है, सोडियम Na+। अब ये प्लस में क्यों गया, तो अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ तक ही सिर्फ ऑक्टेट है, ऑक्टेट यहीं तक है। यहाँ पे जो हम 8 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो कोई भी चीज़ स्टेबल होती है, देखिए यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 6 to 8, ठीक है। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें सही थी, यहीं तक थी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी के लिए भी अच्छा नहीं था, ये सोडियम के लिए अच्छा नहीं था। तो सोडियम ने क्या किया, मौका मिलते इसको निकाल के बाहर फेंक दिया। तो जब बाहर फेंक दिया तो भाई सोडियम अब तो स्टेबल हो गया ना, तो सोडियम हमेशा किस फॉर्म में जाना चाहेगा, Na+, और क्लोरीन किस फॉर्म में जाना चाहेगा, Cl-। क्यों, क्योंकि अगर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो क्लोरीन क्या है, ये देखो लास्ट में इसके कितने हैं, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। और 7 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत इसको हो गया, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए मर रहा है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन को दे दो, और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको मिलेगा तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ये हमेशा Cl- में चला जाएगा। तो ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये फालतू में इतनी देर से ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें बताने का रीज़न क्या है, देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैंने आपको बताया, Na ऐसे एक इलेक्ट्रॉन देके एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। ये इसीलिए इतनी देर से बता रहे थे, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ओके। आयोनाइजेशन इंथैल्पी मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम से बाहर निकालने में, ठीक है, अब एनर्जी की जो बात है कि इसमें एनर्जी रिलीज होगा या ये होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं, पर ये दूसरा भी इसका लिख देते हैं, फिर दोनों डिस्कस करते हैं इकट्ठे। अब क्लोरीन देखें, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, फॉर्मेशन होगा Cl- का, इसको हम बोलते हैं, नाम से ही देखो जैसे वो आयोनाइजेशन था, आयोनाइज करना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब देखो ये नाम से तो बहुत अच्छे से क्लियर है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन गेन किया यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन गेन, यहाँ देखो ना Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यहाँ पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब अगर इस चीज को देखा जाए, ठीक है, कि एक जगह पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, एक जगह इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा ना कि एनर्जी का क्या होगा। लाइक आयोनाइजेशन इंथैल्पी में क्या, हमने इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकाला, इलेक्ट्रॉन गेन में क्या है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर गया है, तो एनर्जी का क्या हुआ है, एनर्जी निकला है, इवॉल्व हुआ है, या फिर एनर्जी देनी पड़ी है, क्या चीजें हैं। ये चीजों को सोचने के लिए आप ऐसे सोचो कि आयनाइजेशन जब भी आपका होगा, आयनाइजेशन जब भी होगा, यानी कि ये जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी भी एटम से, तो निकलते वक्त क्या होगा, ये हमेशा इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इंडोथर्मिक, मैं थोड़े दूसरे कलर में लिख देता हूँ ताकि समझ में आ सके, ये हमेशा इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो हमारा है, ये हमारा, अब तुरंत सारे लोग बोलोगे कि भाई एक इंडोथर्मिक हो गया तो ये एक्सोथर्मिक हो गया, नहीं, ये एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, बट यही चीज हम लोगों को जानने की जरूरत है, ठीक है, कि इंडोथर्मिक भी हो सकता है इस केस में, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन में एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, इंडोथर्मिक भी हो सकता है। आयनाइजेशन इंथैल्पी में हमेशा इंडोथर्मिक, तो यहाँ पे इंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब ये देखो, तो इंडोथर्मिक प्रोसेस आयनाइजेशन इंथैल्पी हमारा हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट पे चलें,
नहीं, ये शायद आप समझे नहीं होगे अभी तक कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसे हुआ। देखो, इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम के अंदर बहुत अच्छे से है। इलेक्ट्रॉन अपना ज़िंदगी में खुश है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से है, ठीक है। आप चाहते हो कि ये इस जगह से निकल के बाहर आए, तो आप क्या करोगे, इसको एनर्जी दोगे। आप बोलोगे ये लो एनर्जी। जब आपने इसको एनर्जी दिया तो ये इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा, इसी को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन अंदर जाए अपने से। तो ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक इसलिए हो सकता है कि इसका खुद मर्जी हो सकता है कुछ एटम, जैसे ये क्लोरीन है, आप इस क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन बहुत अच्छे से अंदर इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपने, किस लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए। बट कई कई ऐसे भी एटम होंगे जिनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होगा, बट उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उस टाइम एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, फोर्सफुली चीजें कराना, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, एंडोथर्मिक भी एक्सोथर्मिक भी। और अगर अभी भी इसमें थोड़े मोड़े डाउट है तो उसको हम लोग आगे अभी समझ लेंगे। ये चीजें तो आपके, देखो, आयनेशन एंथैल्पी हो गया या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, ये चीजें अभी आपके लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि अब हम लोगों को ये सारी चीजें हमेशा ही दिखेंगी, ठीक है। अब अगर इसको रब करते हैं तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस पे, यहाँ तक हम लोग आ गए, ओके। अब अगर इसके आगे देखें तो देखो, आयनिक बॉन्ड हमेशा बनेगा उन्हीं एटम्स के बीच में जिसमें अच्छा खासा गैप हो। जो मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि आयनिक बॉन्ड हमेशा कब बनता है, जब एक अच्छा खासा गैप होता है, किसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अब जैसे ही ये चीज़ें देखो कितनी कोरस्पॉन्डिंग है, जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में गैप होता है उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि आयोनाइजेशन, यहाँ पे जेड होगा, मैंने स्पेलिंग गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो ठीक है, आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों में जो चीजें होंगी, गैप होगा, वही सेम चीज को हम कहना चाहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। देखो टर्म्स अलग है पर चीजें एकदम सेम है। अगर आप बोल रहे हो कि दो एटम्स के बीच में बहुत अच्छा खासा गैप है, किस चीज का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा तभी होगा ना, बहुत अच्छा गैप कैसे होगा, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यही दो चीजें होंगी जिनकी वजह से गैप है। तो इसी चीज को तो यहाँ पे हम कह रहे हैं दूसरे तरीके में, आयनेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, आई होप आप लोग को अब तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि आयनिक बॉन्ड बनता कब है। अब आयनिक बॉन्ड के बारे में बहुत सारी चीजें ये बता रहे हैं कि क्रिस्टलाइन होते हैं। देखो, आयनिक बॉन्ड जब भी होते हैं, आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है मोस्टली, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है तो वो भी बताते हैं। देखो, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, आप सबको पता है ना क्रिस्टल फॉर्म में होता है। अब इसका स्ट्रक्चर होता है रॉक सॉल्ट, ठीक है। ये किसी को नहीं पता होगा क्योंकि ये आपके 12th चैप्टर में सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ना है, पूरे स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं सारी चीज़ों के, तो इसका कोई इशू नहीं है। बट हाँ, थोड़ा आपको हम आइडिया बता सकते हैं ताकि एनसीईआरटी एटलीस्ट आप देखो तो ये ना बोलो कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये चीज़ है ही क्या। तो थोड़ी चीज़ें रब भी कर देते हैं ताकि जितनी जगह हो उतना अच्छा है। देखो, मैं एक क्यूब बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही गंदा क्यूब है, माफ़ कीजिएगा हमारी ड्राइंग के लिए। नहीं, ये तो एकदम ही नहीं चल सकता। अभी मैं प्रोफेशनल हो जाऊंगा 1-2 वीडियो के बाद, तब तक के लिए पेशेंस बनाए रखें और पढ़ने की कोशिश करते रहें, ठीक है। तो ये एक क्यूब है, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हम फिजिक्स वाले वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एज्यूम करो कि ये क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब के जो भी एटम्स होते हैं उनको दिखाने का एक तरीका है। जैसे हम बोलेंगे कुछ एटम्स यहाँ हैं, ठीक है, कुछ यहाँ बोलेंगे, कुछ हम बोलेंगे इस जगह पे हैं। इसी चीज़ को एनसीईआरटी ने ड्राइंग बनाया बहुत अच्छे से, किसका, NaCl का। उस चीज़ को आप अच्छे से देखें, एनसीईआरटी में आप समझ जाएंगे। बट इसमें ज़्यादा घबराइएगा नहीं, क्योंकि रॉक सॉल्ट जो उन्होंने स्ट्रक्चर बताया है
इसके साथ देखिए, अब इसका जैसे ये है एक फेज है, ये एक फेज है। किसी भी क्यूब के अंदर टोटल 6 फेजेस होते हैं, ठीक है। 6 फेज मतलब आप ऐसे ही समझो ना कि हर क्यूब का जैसे ये टॉप का हिस्सा होगा, ठीक है, ये बॉटम का हिस्सा होगा, एक लेफ्ट में इस तरह दिखेगा, एक राइट में इस तरह दिखेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी ड्राइंग अच्छी होगी, और एक फ्रंट में आपके होगा, और ऐसे ही बैक में होगा। ऐसे 6 हिस्से होते हैं, 6 फेसेस, उसी को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कुछ कुछ एटम इसके बीच में भी दिखाए गए हैं, इसको हम बोलते हैं कि फेस सेंटर पे है, यानी इस फेस के सेंटर पे है। तो ये सारी चीज़ें आपको 12th में पढ़नी है, तो इस पर ज़्यादा इशू ना करें, ना ज़्यादा टेंशन में आए कि ये चीज़ें कैसे हो गई, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको उतना नहीं समझना है, बट हाँ अब इसमें जो एक क्वेश्चन अराइज किया गया है उस क्वेश्चन को बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक टर्म अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जिस टर्म को हम लोग बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी, ठीक है। अब देखो, कोई भी नाम केमिस्ट्री में ऐसे ही नहीं दिया गया। अब जैसे ये इंथैल्पी है, तो इंथैल्पी से हम सबको समझ में आना चाहिए ये एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। लैटिस हम कहते हैं जो एक सॉलिड में पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। जैसे अभी मैं ये आपको क्यूब बना के दिखा रहा था, तो इसके अंदर की एनर्जी लैटिस इंथैल्पी। कोई भी टर्म सुन के डरते नहीं है, सोचते हैं कि ये टर्म क्या होगा, ठीक। तो लैटिस इंथैल्पी के बाद कहाँ से क्यों आई है ये बताते हैं। अब देखो, जो सोडियम है, सोडियम जब हमारा कन्वर्ट हो रहा है किस में, Na+ में, और एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ये क्या होगा, मैंने बोला था ना, अगर आपको इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकालना है तो एनर्जी हमें क्या करनी होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, देनी होती है। तो इसमें हम टोटल एनर्जी खर्च हो रही है 498 पॉइंट सॉरी टोटल एनर्जी हमारी खर्च हो रही है 495.8, रफली भी आइडिया ले सकते थे। देखो, और एनर्जी है तो एनर्जी को हम किलो जूल पर मोल में ही निकालते हैं। जूल हमेशा एनर्जी के लिए यूनिट होता है, किलो जूल, और पर मोल यानी 1 मोल पे बात कर रहे हैं। तो सोडियम के केस में हमारा आ रहा है टोटल एनर्जी 495.8। क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक, इतनी एनर्जी हमारी लग रही है। बट क्लोरीन के केस में देखें तो क्लोरीन को क्या, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, और क्लोरीन, अब क्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस केस में क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे एक एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी कितनी निकल रही है, -348.7, ठीक है। ये भी सेम यूनिट के साथ, किलोजूल पर मोल। अब देखो, सोडियम के साथ ये चीज़ें हो गई 495.8 किलोजूल पर मोल, क्लोरीन के साथ इतना। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो हमारा NaCl, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो NaCl हमारा टोटल बनने में कितना लग रहा है एनर्जी, दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, 147.1 किलोजूल पर मोल। ये हमें बता रहा है कि NaCl बनने में हमारा 147 किलोजूल पर मोल लगा है, ठीक है। तो भाई इससे हम क्या समझेंगे कि सोडियम था और क्लोरीन था, और जब हमने इनको रिएक्ट कराया है तो सोडियम के टाइम पे इतना एनर्जी लगा है और क्लोरीन के टाइम पे इतना। तो हमारा NaCl का अगर हमको तोड़ना होगा तो इतना लगेगा। पर जब NaCl को हम ब्रेक करने जाते हैं, या जो टोटल एनर्जी होती है, अब कैसे लिखाई है कि कॉम्पोजिटेड द इंथैल्पी ऑफ लैटिस, यानी कि जो लैटिस बनने में, यानी इंथैल्पी ऑफ लैटिस, NaCl बनने में जो एनर्जी हमारी इवॉल्व होती है वो होती है -788 किलो जूल पर मोल। अब आप सोचो मैथ्स के हिसाब से, यहाँ पे 495 था, 343 था, यहाँ पे हमारा 147 आया, तो ये चीज कहाँ से आया, इस चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी कि हम लोग जो भी चीजें कर रहे हैं हमें ये नहीं पता कि लैटिस जब बन जाएगा, क्योंकि देखो और अच्छे से समझाने कहा, जो ये क्यूब है उसके अंदर जितने भी आसपास थे इनका अपने में भी जो रिलेशन बना है ना, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इन सबके साथ जो चीज हुआ है, इन सबके साथ तो ये हमारा, ठीक है, इनके बीच में भी बॉन्ड बन जाते हैं ना, एक अट्रैक्शन इनके बीच में हो जाता है। क्यूब के और 8 कॉर्नर्स हैं, कोई फेस पे हैं, तो इनके बीच में भी एक बॉन्ड बन जाता है, आप ऐसे समझो। तो जो इनके बीच में
अट्रैक्शन होती है, जो सारी चीज़ें जनरेट होती हैं, उसी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी मतलब कि एक बहुत अच्छा सा जो बॉन्ड क्रिएट हुआ है, उस बॉन्ड के अंदर भी चीज़ें यहाँ पे जो इंटरेक्शन इनके बीच में आ गया, इसी का इंटरेक्शन इसके साथ भी हो गया, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब ये चीज़ें मैं आपको पहले इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अब आएगा लैटिस एंथैल्पी क्या होता है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको एक रफली बहुत अच्छे से आइडिया दे दिया है, पर अब एनसीईआरटी के हिसाब से भी आइडिया ले लो। देखो हमारे हिसाब से सब्जेक्ट का यही कि आपको फील करने आना चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हो। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा था, लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसका कहने का मतलब है कि NaCl है, ठीक है। अब ये मान लो मेरे पास बहुत अच्छा खासा अमाउंट है, मैं अमाउंट नहीं बता सकता कितना है, बट इसमें से अगर हमें 1 मोल ऑफ NaCl निकालना हो, ये मान लो कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, ठीक है, इतने मोल्स हैं ये। अब इसमें से हमको सिर्फ 1 मोल निकालना है NaCl, तो जितनी एनर्जी लगेगी, द लैटिस एंथैल्पी क्या है, ऑफ एन आयनिक सॉलिड, तो ये हमारा आयनिक सॉलिड तो होगा ना NaCl। एक आयनिक सॉलिड के लिए इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट, यानी निकालना कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ NaCl, जो ये सॉलिड आयनिक कंपाउंड हमने निकाला है, ठीक है, इनटू गैसेस इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। अब इस केस में जो हमने बोला था 788 किलो जूल पर मोल, ये हमारा ऐसे ही आया था, हमें पता तभी चला कि भाई एक NaCl हमारा कैलकुलेशन से कुछ 144 कितना आ रहा था, कहाँ से क्लास होता, कोई ना कोई बच्चा लिखा होता, 147.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इतना जो हमारा आया था, तो हमें लगा कि हाँ ठीक है Na प्लस और Cl का इतना आएगा एनर्जी, बट जब हम एक्सपेरिमेंटली निकालने गए 1 मोल, तो हमें दिखा कि इतना लग रहा है। वहाँ से हमारा क्या आया, जब हमें ये चीज़ ऐसा दिखा कि ऐसे है, तो वहीं से ये चीज़ आई कि एक लैटिस एंथैल्पी नाम की भी चीज़ होती है, ठीक है। इसीलिए ऐसा होता है कि कोई भी केमिस्ट्री में थ्योरी आती है, फिर उसके बाद चीज़ें आती हैं, क्योंकि लोग एक आइडिया के बाद कुछ भी करने जाते हैं, फिर उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो लैटिस एंथैल्पी पे इतना ही था, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लैटिस एंथैल्पी आप बस ऐसे समझ लो कि वाटर भी आपके पास है और आइस भी है, और आप देखो आइस के साथ कितनी सारी एनर्जी, कितना स्ट्रांग है वो, उसका कंपेयर करो आप वाटर के साथ, तो क्यों, अपने लैटिस की वजह से, एक स्ट्रक्चर उसकी बनी उसकी वजह से। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब मतलब ये इसलिए नहीं है कि बहुत वो है, बस आपको एक, ये सब फ्यूचर में बहुत मदद करेंगे कोई भी चीज़ समझने में केमिस्ट्री से। बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है, ये एक अगली हेडिंग है हमारी, बॉन्ड पैरामीटर्स। अब बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला है हमारा बॉन्ड लेंथ, जो सबसे मन में सबसे पहले आइडिया आएगा। देखो बॉन्ड लेंथ कुछ भी चीज़ है, अभी अगर बॉन्ड लेंथ के बारे में हम बात करने जाए तो बहुत सारे तरीके से समझा जा सकता है, पर देखो बॉन्ड लेंथ क्या है, अभी हम तुमको इस तरह कार्बन कार्बन बना के पूछे तो तुम बोलोगे ये जो दिख रहा है यही बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, कि ये हमारा बॉन्ड लेंथ हो गया। बट रियलिटी में क्या है कि ऐसा कुछ होता थोड़ी है, ये तो हमने अपने किसी कन्वीनियंस के लिए बना कर रखा है कि हाँ ऐसी चीज़ें भी होती हैं। पर बॉन्ड अगर इसको अब हम थोड़ा अच्छे लेवल पे देखें कि क्या हो सकता है बॉन्ड लेंथ, तो इसको देखते हैं। सोचो एक एटम हो, ठीक है, एक और एटम हो, बहुत ही गंदा, ये आप लोगों के लिए अच्छा है कि इसी बहाने आप लोग का भी टाइम पास हो जाता है। लाइक ऐसे मैंने गंदा बनाया तो आधे लोग दांत दिखाना शुरू कर दिए होंगे कि वो, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये भी हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये 2 एटम हैं, ठीक है, अब इन 2 एटम के बीच में, ठीक है, इनका ये सेंटर लो, इसका ये सेंटर लो, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, यही हमारी वो चीज़ है जिसमें हम बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ, समझे। तो बॉन्ड लेंथ ये होता है जो यहाँ पे हमने बनाया कि 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, यानी 2 न्यूक्लियस, 2 एटम जो अपने में इंटरेक्ट किए उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन सुना है एनसीईआरटी के हिसाब से, बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज, बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन
इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। न्यूक्लियाई के बीच का, न्यूक्लियाई ये दो के लिए हो गया ना, सिंगुलर प्लूरल वाली बात है। न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, या ये दो न्यूक्लियस बना दिए तो यहाँ पे एटम भी होगा ना ऐसे से, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो ये एक अच्छे लेवल पे समझने की बात होगी। नहीं तो जैसे आप समझ रहे हो कि हाँ एक हम बॉन्ड ऐसा बना देंगे, खींच देंगे लाइन, वो भी बॉन्ड लेंगे, तो वो भी गलत नहीं है। समझने के लिए तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, पर रियलिटी क्या है ये भी पता होना चाहिए ना। पूरी जिंदगी हम लोग यही करेंगे कि कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन का जैसे बॉन्ड लगाएंगे, बोलेंगे ये देखो बॉन्ड बना, तो इसका लेंथ निकालो। अब जब बॉन्ड लेंथ की हम बात कर रहे हैं तो एक कोवैलेंट रेडियस नाम की भी चीज आएगी। ठीक है, कोवैलेंट रेडियस, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो कोवैलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एन एटम्स कोर। ठीक है, उनके कोर पे बात करें, विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द कोर ऑफ द एडजेसेंट एटम इन द बॉन्डिंग सिचुएशन। प्रॉब्लम ये, अगर ये क्लास होता तो बहुत अच्छे से हम डायग्राम बना सकते थे, हाथ के साथ बनाना, पर पेन टैबलेट के साथ बहुत इश्यू है। पर ठीक है, हम सीखेंगे। जब आप लोग को सीखने के लिए बोले तो हम भी सीखेंगे, और आप लोग के सामने ही सीखेंगे। ठीक है, देखो एक इस तरह आइटम ले लो। अभी देखो, जैसे हमने पहला वाला एग्जांपल लिया था, अगर मान लो कोई दो आइटम ऐसे ऐसे हैं और सेम साइज के, तो ऐसा मान के चलो नहीं H2 मॉलिक्यूल है, तो इनके केस में तो ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा यही हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा एटम हो और एक छोटा एटम हो। ठीक है, तो इस केस में भी बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है ये। यहाँ पे इसका सेंटर होगा और वैसा ही सेंटर यहाँ पे होगा। अब इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसी को एनसीईआरटी में बोल दिया, अगर इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखना है तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं आर ए, और ये जो डिस्टेंस है आर बी। ये आर ए क्या है, तो आई होप कुछ लोग बोल दिए होंगे इसको आर ए यानी रेडियस। मैं जानता हूं ये सर्कल नहीं लग रहा, पर ये सर्कल ही है। ठीक है, अभी मैंने सर्कल शो कर दिया। तो रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ बी, यानी इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर ए, रेडियस ऑफ ए, और ये हो गया आर बी। इन दोनों का अगर हम समेशन करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, बॉन्ड लेंथ। और प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पक्का देखेंगे इस चीज को कि हम ये एक जो एंगल के साथ लिख रहे हैं इस चीज को हम कंट्रोल कर लें। सीधा सीधा होना इज इम्पोर्टेंट, तो हो जाएगा। तो देखिए ये है हमारा नॉर्मल, यानी किसी भी दो एटम के बीच में जो बॉन्ड लेंथ निकालने का तरीका हुआ। बट अब एक चीज ये आता है कि एक वैन डर वाल फोर्स होता है, वैन डर वाल फोर्स होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ना, तो अब वैन डर वाल जब फोर्स होता है तो इसके बीच में वैन डर वाल रेडियस भी होता है। ठीक है, अब वैन डर वाल रेडियस है। अब वैन डर वाल रेडियस, अब क्लास होता तो मुझे पता चल जाता कि वैन डर वाल आपको पता है कि नहीं पता है, बट अभी से मैं अपने से समझता हूं। देखिए, अगर दो मॉलिक्यूल इस तरह है, ऐसे मान के चलो ये कोई दो एटम है। ठीक है, ये दो एटम यानी कि पूरे मॉलिक्यूल है, इनके बगल में एक और आ जाए। ठीक है, ये मैंने इसको इसलिए ऐसे दिखाया है कि दोनों ऐसे हो गए क्योंकि इनका बॉन्ड बना हुआ है। तो इनका जो साइज है, यानी जो हाइट है इनकी और इसका जो हाइट है, अगर सिर्फ साइज की वजह से जो अट्रैक्शन हो कि हाँ ये भी है ये भी है, दोनों सेम साइज के नहीं होते तो भी होता, कोई इशू नहीं है। तो इनके बीच में जो एक अट्रैक्शन फील होता है उसी को हम बोलते हैं वैन डर वाल अट्रैक्शन, और इनके बीच में एक फोर्स जनरेट होगा या बॉन्ड बनेगा, उसको हम बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस। अब अगर कोई ये सोचे कि ये अट्रैक्शन कैसे हो गया, ये पॉसिबल कैसे, तो आप ऐसे समझ लो कि आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, दो मासेस होते हैं उनके बीच में अपना अट्रैक्शन होता ही होता है। ठीक है, आप पूरा फोर्स पढ़ते हो, बाकी चीज़ें पढ़ते हो, आप जैसे ग्रेविटेशनल भी पढ़ते हो, तो मासेस के बीच में भी अट्रैक्शन होता है। वही जब हम मॉलिक्यूल के केस में देखते हैं कि दो मॉलिक्यूल हैं, तो मॉलिक्यूल के केस में यही चीज़ है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल हैं तो इनके बीच में भी जो अट्रैक्शन होगा उसी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, उसी को वैन डर वाल अट्रैक्शन कहते हैं। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन हुआ, तो देखो
इनका रेडियस तो फिक्स है। अब मुझे कुछ चीज़ें रब करनी होंगी ताकि आपको समझाने में इजी हो। रब करते वक्त मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि मैं ऐसी चीज़ें कर ही क्यों रहा हूँ, मैं बना ही क्यों रहा हूँ इतना, बट आपका समझना इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरा तो मेहनत चलेगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। देखो, इसका अगर हम रेडियस का बात करें तो इसका रेडियस तो ये है, ठीक है, ये इसका रेडियस होगा ना, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ टोटल इसका इतना आया, इस मॉलिक्यूल का भी ऐसा आएगा, ठीक है। बट अब इन दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन जनरेट हो गया, ये दो एक दूसरे से अट्रैक्शन जनरेट हो गया और वैन डेर वाल्स फोर्स है, तो ये अट्रैक्शन आएगा। क्यों? इनके बॉडी के बीच में, इसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये हमारा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? ये वैन डेर वाल्स की वजह से हुआ। अब देखो, ये जो हमारा बॉन्ड बना है यहाँ पे, ये जब दो एटम अपने में कंबाइंड हुए तो बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये बॉन्डेड है। वैन डेर वाल में क्या है कि साइज की वजह से हुआ है, तो सिर्फ इसको हम क्या बोल देते हैं? इस केस में अगर साइज की वजह से हुआ है तो इसको नॉन बॉन्डेड, कि भाई इनके बीच में बॉन्ड कुछ भी नहीं है, इनके बीच में क्या है, बस साइज की वजह से अट्रैक्शन है, तो एक चीज़ें जनरेट हो गई, तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो अब आपसे कभी भी कोई जैसे पूछ ले कि जो बॉन्डेड होंगे उनका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा बॉन्डेड वाले का या नॉन बॉन्डेड का, तो देखो जवाब तो मैं दूंगा ही, बट ऑब्वियस सी बात है कि ये बिना बताए भी आप समझ सकते हो। बॉन्डेड का मतलब ही ये हो गया, बॉन्डेड का मतलब क्या हो गया कि वो दोनों एकदम साथ में कंबाइंड है, एटम न्यूक्लियस न्यूक्लियस उनके बीच में पूरा अट्रैक्शन है, एक अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पर नॉन बॉन्डेड का क्या है कि उनके बॉडी में वो एक साथ नहीं है, उनके एक साइज की वजह से। नॉन बॉन्डेड में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो बॉन्डेड वाले क्या होंगे? बॉन्डेड वालों का देखो, बॉन्डेड वालों का हमेशा क्या होगा? लेंथ। बॉन्डेड वालों का लेंथ हमेशा कम होगा, क्यों? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही है, साथ में ही है। नॉन बॉन्डेड वालों के साथ नहीं होगा। एग्जाम्पल, टीचर हैं फिर भी एग्जाम्पल दे ही देते हैं। बॉन्डेड मतलब मान लो जो साथ में आप अपने, हाँ ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। आप अपने मम्मी के साथ रहो घर पे पूरे टाइम, ये मत कहना कि घर पे लड़ाई होने लगती है। मम्मी के साथ हो तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन ज़्यादा है, दूरियां कम है, बॉन्ड लेंथ, ऐसे बॉन्ड लेंथ से समझते हैं। हाँ, मम्मी के साथ हो तो क्या है, दूरियां कम है, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा। पर वहीं तुम बाहर चले गए, यानी नॉन बॉन्डेड, अब दूर हो, बस मम्मी से फ़ोन से बात हो रहा है, तो क्या होगा? दूरियां बढ़ गया, दैट्स बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये आप रियल लाइफ से समझो कि बॉन्ड लेंथ है क्या। अब बॉन्ड लेंथ समझ गए तो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। बॉन्ड लेंथ के बाद अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? तो बॉन्ड एंगल के लिए बहुत हम लोग हमेशा ही से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी पढ़ते हैं। देखो H2O मॉलिक्यूल पूरी दुनिया में सबको पता है, इंक्लूडिंग यू गाइस, कि वाटर मॉलिक्यूल ऐसे होता है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे जो ये बेचारे जी हैं जो ये दूरी बना के रखे हैं, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है। कि वाटर मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो कि वाटर जो ऑक्सीजन है उससे जो 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, उनके बीच में जो गैप होता है, जो एंगल होता है, जो जगह होती है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब इस केस में ये होता है 104 डिग्री, ठीक है, 104.5 या 104.5, ठीक है। इसके बारे में अगर आप ये डिग्री पे सोच रहे हो कि ये डिग्री कैसे समझे, इस डिग्री के बारे में क्या होगा, तो कोई इशू की बात नहीं है। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ही इतना पढ़ लेंगे कि कोई भी एटम का कोई भी शेप बनाएंगे, कुछ भी शेप बनाएंगे, ज्योमेट्री बनाएंगे, कुछ भी, आप सबका एंगल बता दोगे कि कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल का एंगल क्या होगा, उनके बीच में क्या होंगे, सारी चीज़ें। तो ये चैप्टर खत्म होते होते आप पूरा का पूरा जो होता है ना, एक्सरे कर लोगे किसी भी मॉलिक्यूल का कि क्या है, ये मॉलिक्यूल का शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा बॉन्ड एंगल में कुछ खास है नहीं, आप बोलेंगे तो मैं थोड़ा डेफिनेशन पढ़ देते हैं, आपको अच्छा लगे। इट इज डिफाइंड एट द एंगल, देखो दिखाता भी हूँ, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। इसके अक्रॉस में जो हाइड्रोजन के साथ है
इसके अक्रॉस की ही बात कर रहे हैं, अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये हमारा मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स आयन तो नहीं है। ठीक है। बॉन्ड एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, हाँ ठीक है भैया, डिग्री में ही दिखाएं, हो गया। तो बॉन्ड एंगल तो देखो बहुत छोटी सी चीज़ है, बस आप लोग इस चीज़ पे टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये कैसे आया। ये चैप्टर खत्म होते होते आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा ये कैसे आया। तो बॉन्ड एंगल पे इतनी सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे हम लोग अभी आयनेशन इंथैल्पी पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हम लोग ये नहीं पढ़े थे कि बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है। अब देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंथैल्पी हमारा क्या होता है, एनर्जी। अब बॉन्ड इंथैल्पी मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि बॉन्ड के बीच की जो एनर्जी होगी, लाइक आपको हाइड्रोजन दे दिया हमने गैसेस फॉर्म में और बोल दिया कि इसको तोड़ो, इसको आपने हीट किया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो एक एक एटम में हाइड्रोजन हाइड्रोजन टूट जाएगा। इसी को जो हमने तोड़ा है इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। और आपका डेल्टा एच, हर जगह इंथैल्पी ऐसे दिखाते हैं, इंथैल्पी एच से शो करते हैं, ठीक है। अब ये बॉन्ड इंथैल्पी है, इसको हमने, इसकी वैल्यू कुछ आ गई, कितनी आ गई, ये एग्जैक्ट डेटा है, ठीक है, एनसीईआरटी से। इसकी वैल्यू आ गई 435.8। अब ये जो बॉन्ड इंथैल्पी आई इसका मतलब क्या है कि हमको इस हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ी है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। अब समझ जाओ कि ऐसे ऑक्सीजन है, इसको ब्रेक करना हो, ये भी ऑक्सीजन में टूट जाएगा, एक एक मॉलिक्यूल एक एक एटम में, ठीक है। इसकी भी कुछ एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी है 498। देखो इसके हाइड्रोजन से ज़्यादा, क्यों, क्योंकि भाई सबका अपना अपना नेचर है, इसी पे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा है, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन है, यही इस चीज़ से ही आप समझ जाओगे आई गेस। नाइट्रोजन है, अब अगर नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन भी टूट गया दो फॉर्म में, और इसका डेल्टा एच आया बहुत ही प्यारा सा 946 किलो जूल पर मोल। अब इस चीज़ को अगर सोचना हो तो ये चीज़ कैसे हुआ, देखो हाइड्रोजन के केस में आया 435, ऑक्सीजन के केस में आया 498, नाइट्रोजन केस में 946। इसका क्या मतलब है, ये अगर देखना तो देखो हाइड्रोजन ऐसे था, ऑक्सीजन ऐसे था, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ था। अब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ था तो जो बॉन्ड टूटा है, तो ये तीनों बॉन्ड टूटा हुआ तब ना नाइट्रोजन के बीच में रिलेशन खत्म हुआ, तभी ना नाइट्रोजन अलग अलग चले गए। यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग आ गए ना, यहाँ पे एक है इधर एक है। तो ऐसा कैसे हुआ, ये जो 3 बॉन्ड टूटा इसकी वजह से, तो 3 बॉन्ड टूटा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एनर्जी है इतना ज़्यादा। हाइड्रोजन केस में सिर्फ एक बॉन्ड टूटा था, तो एक बॉन्ड टूटा तो उसके हिसाब से 435 एनर्जी आया। ऑक्सीजन के केस में 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड के हिसाब से एनर्जी आया 498, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड होगी तोड़ने में उतनी ज़्यादा लगेगी एनर्जी, ये कॉमन सेंस की चीज़ है। एक बॉन्ड से ज़्यादा ही ऑब्वियसली 4 बॉन्ड में लगेगी ना, ठीक। तो ये हमारे बॉन्ड एनर्जी के ऊपर बात है। अब ये सारी चीज़ें मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सारा जो हमने लिया था सेम केस था, पर प्रॉब्लम आता है ना, प्रॉब्लम तब आता है कि जब हमारे पास कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है हेट्रोन्यूक्लियर। ये देखो अब हेट्रोन्यूक्लियर भी बता देते हैं, नाइट्रोजन है तो इसमें क्या है कि 2 न्यूक्लियस है और दोनों के दोनों नाइट्रोजन है, तो ये हेट्रो तो नहीं है, हेट्रो मतलब अलग अलग होता है, न्यूक्लियर ही नहीं है। बट अगर हमने इसकी जगह पे एग्जांपल ले लिया H2O, तो ये हमारे हेट्रो वाले में चला जाएगा ना, क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसके पास दोनों चीज़ें हैं, किसके पास, वाटर के पास, तो हेट्रोन्यूक्लियर में ये चला जाता है। एक बार लिखना तो जरूरी बनता ही है कि आप लोगों को हेट्रोन्यूक्लियर लिखा हुआ तो दिख जाए, देखो हेट्रोन्यूक्लियर यानी कि 2 अलग अलग है, ठीक है। क्या मैंने स्पेलिंग गड़बड़ लिख दी, ठीक है, हेट्रोन्यूक्लियर। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी, और ऑब्वियसली आप लोग प्रॉब्लम तो समझोगे नहीं अपने से कि प्रॉब्लम क्या आएगी। अब देखो प्रॉब्लम ये आएगी कि वाटर मॉलिक्यूल से यानी H2O से, सबको पता है कि जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमेशा ब्रेक होता है H+ और OH-, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास H2O H+ OH- ये हमको मिल गया, तो ये हमेशा टूटता है। आप सोचो आप इसको अगर ब्रेक करने गए, ठीक है, आपको सोचो आप इसको ब्रेक करने गए हो, तो इसको ब्रेक करते हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगा
कि हमें नहीं पता कि कौन सा ऑक्सीजन पहले ब्रेक होगा, और जो भी ऑक्सीजन होगा किसके साथ भाई किसका एनर्जी ज़्यादा होगा किसका कम आएगा। सेम सेम था तो हमें आइडिया लग जा रहा था। तो ऐसी केसेस में जब हमको पता ना चले, अब देखो इसमें जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या कि जब हमने 502 जब दूसरी बार भी हाइड्रोजन निकला, यानी इस OH को हमने जब फिर से तोड़ा H में और O में, जब इसको हमने फिर से तोड़ा तो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ी 427। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये दो अलग अलग आया, और ये दोनों बार देखो, ये हर बार हम इसको क्यों बोल रहे हैं, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। इस चीज़ पे डिस्कस करने का यही मतलब है कि हमारे पास दोनों ही केस में ऑक्सीजन से हम हाइड्रोजन तोड़े। देखो पहली बार इस वाले को मान लो तोड़ा हमने, तो दूसरी बार OH माइनस था तो इससे निकाला। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ा है, और ये दो अलग अलग वैल्यू आ गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, एक 502 एक 427। तो ऐसे केसेस में हम एवरेज निकाल देते हैं दोनों का। किस चीज़ के लिए, बॉन्ड इंथैल्पी के लिए। ठीक है, एवरेज कैसे, एवरेज निकालना सबको आता है। दो वैल्यू है तो 502 427, जितनी चीज़ें हैं डिवाइडेड बाई 2, दो चीज़ें थी इससे दो, तीन होती तो डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा आ गया 464.5। तो इसको हम यही बोलेंगे कि अगर हमसे कोई पूछे कि बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ वाटर कितना है, तो हम ये वैल्यू बताएंगे 465.4, जो कि ये दोनों ही नहीं है, बट या दोनों का एवरेज है ना, उसी को हम रिफर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो हमारी थी, नेक्स्ट क्लास से हम आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताएंगे, जो कि एक अलग ही टॉपिक हो जाता है और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे, बट अभी इसको देखा जाए तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के बाद हमने थोड़ा लैटिस इंथैल्पी पे बात किया कि लैटिस इंथैल्पी क्या होता है। जब लैटिस इंथैल्पी हो गया तो उसके बाद बॉन्ड पैरामीटर्स पे चले गए थे, जिसमें बॉन्ड एंगल पे बात हुआ है। सॉरी, बॉन्ड एंगल के पहले हमारा बॉन्ड लेंथ पे बात हुआ था। बॉन्ड लेंथ के अंदर जो छोटी छोटी बाकी चीज़ें थी, जैसे वंडर वॉल आ गया था, तो ये सब चीज़ें मतलब हैं इंपॉर्टेंट, बट उसको यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत उतना नहीं है। उसके बाद बॉन्ड इंथैल्पी। तो मैं बस इतना कहूँगा कि जो भी ये टर्म्स थे सारे, ये हो गया बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड इंथैल्पी हो गया, ये टर्म्स कोई ऐसा नहीं है कि बस आपको अभी देखने हैं, ये टर्म आपको हमेशा देखने हैं। तो इस टर्म्स को समझ के रखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम ये टर्म आते ही आपको पता चल जाए क्या बात हो रही है। ओके, तो इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बोलने की ज़रूरत है फिर भी थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, बाय गाइस।